जबरदस्त हूँ। आज मैं आपको कक्षा 12वीं का अर्थशास्त्र पढ़ाऊँगा। इसकी पहली इकाई है परिचय। इसके अंतर्गत हम पहला पाठ पढ़ेंगे अर्थशास्त्र का परिचय। तो आपको अर्थशास्त्र के परिचय के पहले ये समझना होगा कि अर्थशास्त्र क्या है। पिछली कक्षाओं में कक्षा 11वीं में आपने अर्थशास्त्र की परिभाषाओं का बहुत गहन अध्ययन किया है, बहुत सारी उसमें अर्थशास्त्र की परिभाषाएं दी हैं, पर वास्तव में देखा जाए तो अर्थशास्त्र की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। परंतु हम ये कह सकते हैं कि सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति ही अर्थशास्त्र की विषय वस्तु है। मतलब विषय वस्तु मतलब कि हम अर्थशास्त्र में किस चीज़ का अध्ययन करेंगे, किन बातों का अध्ययन करेंगे, तो हम इसमें प्रमुख रूप से देखते हैं सीमित साधन। सीमित साधन मतलब हमारे पास धन। धन हर व्यक्ति, हर राष्ट्र, हर चीज़ों के लिए, हर व्यक्ति के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होता है जिसकी उसको कमी हमेशा महसूस होती है, परंतु उसकी आवश्यकताएं अनंत होती है। चाहे किसी राष्ट्र की देख ले या किसी व्यक्ति की देख ले, आवश्यकताएं अनंत होती है। उसको हर चीज़ की आवश्यकता होती है, उसको हर चीज़ चाहिए रहता है। तो वो सीमित साधनों से अपनी असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करे, यही अर्थशास्त्र की विषय वस्तु है। तो जैसे मैं आपको उदाहरण दूँ, आपके पास 10,000 रुपये है और आप 10,000 रुपये में से आपको एक लैपटॉप लेना है या आपको एक मोबाइल लेना है। लैपटॉप तो खैर 10,000 में नहीं आएगा, तो आप ये समझ लीजिए कि टैब लेना है या मोबाइल लेना है। तो आप इसमें 10,000 में दोनों चीज़ भी नहीं आ पाएंगी, तो आपको इसको चयन करना पड़ेगा कि आपकी प्राथमिकता क्या है। उसी प्रकार राष्ट्र के लिए भी इसकी बहुत सारी प्राथमिकताएं होती है। उसके पास साधन सीमित होते हैं, उसके पास सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करे, इसमें हमको चयन करना पड़ता है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो अर्थशास्त्र जो क्या है, चयन संबंधी व्यवहारों का अध्ययन है। हमको चुनाव करना पड़ता है कि हमारे पास सीमित साधन है, सीमित पैसा है, उसमें हम अपनी कौन सी आवश्यकताओं को पहले पूर्ति करें। तो इनका जो चयन करते हैं, वास्तव में यही चयन अर्थशास्त्र की विषय वस्तु है। तो अर्थशास्त्र क्या है, ये एक प्रकार के एक चयन संबंधी व्यवहारों का अध्ययन है। अर्थशास्त्र की शाखाएं, अर्थशास्त्र की 2 शाखाएं होती हैं, एक होता है व्यष्टिक और एक होता है समष्टि। तो हम आपको व्यष्टि जो अर्थशास्त्र है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम देखते हैं कि व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं। व्यक्तिगत इकाई कहने का मतलब होता है किसी व्यक्ति, फर्म, परिवार, उद्योग और उसके अंतर्गत हम वस्तु और सेवाओं की कीमतों का भी अध्ययन करते हैं। मतलब संकुचित रूप में, छोटे रूप में। व्यष्टिक मतलब होता है सूक्ष्म रूप। छोटे रूप में हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, किसी एक परिवार का, किसी एक व्यक्ति का, किसी एक फर्म का, किसी एक उद्योग का हम इसमें अध्ययन करते हैं। इसमें एक चीज़ और होती है कि हम उसके वस्तु और जो सेवाएं हैं उसकी कीमतों का भी अध्ययन करते हैं। तो इसमें एक संकुचित रूप होता है, और जो समष्टि अर्थशास्त्र होता है वो व्यापक होता है, वृहद होता है। वो हम पूरे अर्थव्यवस्था के लिए, पूरे राष्ट्र के संदर्भ में करते हैं। परंतु हम जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसमें एक व्यक्ति, परिवार, फर्म और उद्योग के बातों का उसमें अध्ययन करते हैं। व्यष्टित इकाई की विशेषताएं क्या होती, विशेषताएं इसमें आपको कुल 3 विशेषताएं बताई गई हैं। जैसे कि आपने पहले पढ़ा कि व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन, इसमें व्यक्तिगत इकाइयों का ही अध्ययन होता है। इसमें आपको क्या लिखना है कि इसमें हम केवल एक व्यक्ति की आय, व्यक्तिगत उत्पादन, उसकी उपभोग, इसमें बहुत महत्वपूर्ण बातें होती हैं कि व्यक्तिगत आय क्या है, व्यक्तिगत उत्पादन कितना करता है, उसमें उपभोग कितना होता है। तो हम इन्हीं बातों का अध्ययन करते हैं कि एक व्यक्ति की आय कितनी है, वो कितना कमाता है और कितना उसमें उत्पादन क्षमता है किसी में, और अगर व्यापार के दृष्टिकोण से देखें तो कितना उत्पादन कर सकता है, और वो एक व्यक्ति अगर है तो कितना उपभोग कर सकता है। हम इसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं। दूसरा होता है छोटे छोटे चरों का अध्ययन। इसमें छोटे छोटे चरों का मतलब इसमें पूरे अर्थव्यवस्था की बात नहीं होती, केवल सूक्ष्म इकाइयों का, जैसे एक परिवार का, एक फर्म के बारे में ही हम बात करते हैं, एक उद्योग के बारे में बात करते हैं। तो हम एक संपूर्ण राष्ट्र में से, संपूर्ण अर्थव्यवस्था में से कुछ चुने हुए चीज़ों को ही अध्ययन करते हैं, जिसमें छोटी इकाइयों का, तो छोटे छोटे चरों का ही
अध्ययन होता है, और व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण, इसके अंतर्गत हम व्यष्टित अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत अथवा मूल्य सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। इसमें हम कीमत का सिद्धांत का ही कल्पना करते हैं, मूल्य के सिद्धांत को ही बारे में जानते हैं। इसमें हम ये समझते हैं कि किसी वस्तु का अगर कोई व्यक्ति उत्पादन कर रहा है, उसकी मूल्य होनी चाहिए, तो हम इसमें मूल्य निर्धारण, महत्वपूर्ण चीज़ इसमें है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम मूल्यों का निर्धारण के बारे में पढ़ते हैं। ये उसके बाद व्यष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं एवं कठिनाइयाँ, इसमें कुछ कठिनाइयाँ भी हैं, कुछ सीमाएं भी हैं। जैसे आपको पहले बता दिया गया है कि व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन, इसमें केवल व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन होता है। संपूर्ण राष्ट्र की जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में हम इसमें अध्ययन नहीं कर सकते हैं। इसमें केवल व्यक्तिगत छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन करते हैं। अवास्तविक मान्यताएं, इसकी मान्यताएं जो होती है अवास्तविक होती है, क्योंकि ये पूर्ण रोजगार की वाली अर्थव्यवस्था की कल्पना करता है, जबकि पूरे किसी भी देश में, किसी भी राष्ट्र में पूर्ण रोजगार संभव नहीं है। ये एक काल्पनिक बातें हैं कि हर व्यक्ति के पास रोजगार हो, पर ये जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र ये मान के चलता है कि हर व्यक्ति के पास रोजगार है, कोई भी व्यक्ति देश में, राष्ट्र में बेरोजगार नहीं है। तो ये जो इसकी मान्यता है अवास्तविक मान्यताएं हैं। तीसरा है निष्कर्ष समग्र अर्थव्यवस्था के अनुपयुक्त। हम इसमें एक छोटे इकाई का अध्ययन करते हैं और छोटे इकाई का अध्ययन करके पूरे राष्ट्र में इसके हम व्यापक रूप से इसका निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें बहुत सूक्ष्म इकाई का अध्ययन किया है और इसको व्यापक तरीके से हम इसका निष्कर्ष नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको हमको सूक्ष्म चीज़ों में ही इसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इसलिए यह अर्थव्यवस्था के लिए अनुपयुक्त है, क्योंकि अर्थव्यवस्था पूरे व्यापक होता है, पूरे राष्ट्र का होता है। और ये होता है संकुचित अध्ययन। इसमें हम संकुचित अध्ययन करते हैं, छोटे छोटे इकाइयों का अध्ययन करते हैं, जिससे हमारे देश की मौद्रिक नीति, राष्ट्रीय आय क्या होगी, राजकोषीय नीति क्या होगी, आय और धन का वितरण क्या होगा, इन सब बारे में हम उसका अध्ययन नहीं कर सकते हैं। तो संकुचित मतलब छोटी इकाइयों का ही अध्ययन करते हैं। अव्यवहारिक, जैसे कि इसको मैंने पहले बता चुका है कि ये एक प्रकार से अव्यवहारिक है ना, जैसे अवास्तविक था वैसे ही अव्यवहारिक है, क्योंकि ये पूर्ण रोजगार के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि पूर्ण रोजगार जो है अर्थव्यवस्था में एक काल्पनिक बातें हैं जो कि व्यवहारिक नहीं है। जैसे कि आपने व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ा कि हम सूक्ष्म इकाइयों का या व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार समष्टि अर्थशास्त्र में हम व्यापक तरीके से या व्यापक अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत हम कुल राष्ट्रीय आय, कुल मांग, जहाँ पर कुल की बात होती है, जहाँ पर वृहद की बात होती है, बड़े पैमाने की बात होती है, उसे समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र का सिद्धांत कैसे हुआ? ये सन 1929-30 में जो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी उत्पन्न हुई, उससे जो अर्थशास्त्रियों के पूर्ण रोजगार के सिद्धांत की असफलता का इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कारण था। प्रोफेसर कीन्स ने समान सिद्धांत की रचना की और उनके अनुसार राष्ट्रीय तथा विश्वव्यापी आर्थिक समस्याओं का समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु उसको माना। मतलब कि इसमें जब हम व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं तो सूक्ष्म रूप से उसका अध्ययन कर सकते हैं, जबकि उसमें यह सिद्धांत होता है कि पूर्ण रोजगार, वास्तव में पूर्ण रोजगार की स्थिति हम अर्थव्यवस्था में नहीं पाते हैं। इसकी कमियों को देखते हुए एक समान सिद्धांत की रचना प्रोफेसर कीन्स ने की। उसमें उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय तथा विश्वव्यापी आर्थिक समस्याओं का समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु में हम कुल राष्ट्रीय आय, कुल मांग, कुल पूर्ति और कुल बचत और कुल रोजगार आदि को शामिल करते हैं। कुल मतलब बड़ा पैमाने पर, वृहद। तो इसमें हम बड़े पैमाने पर या विस्तृत अध्ययन के आधार पर हम समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु में हम इन सब चीज़ों को लेते हैं। और अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या होती है, इसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। तो आपने देखा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है और समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। इसके बाद हमारा जो अगला इसमें टॉपिक है वो है अर्थशास्त्र की विषय वस्तु। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही भी परिभाषा बताया था कि अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र जो होता है वह हम जो मानवीय आवश्यकताएं होती है वो
जो होती है उसकी आवश्यकताएं असीमित होती है और उसके जो जो साधन होते हैं वो सीमित होते हैं। इनके बीच ही हम अर्थशास्त्र की विषय वस्तु को देखते हैं। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु में केवल आर्थिक क्रियाओं का समावेश किया जाता है। आर्थिक क्रियाएं मतलब जहां से हम धन की उत्पत्ति करें। आर्थिक क्रिया का अर्थ धन प्राप्ति और अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के मध्य की जाने वाले क्रियाकलापों को आर्थिक क्रिया में शामिल किया जाता है। मतलब धन प्राप्ति के लिए एक व्यक्ति क्या क्या करता है, इन सब बातों का हम अर्थशास्त्र की विषय वस्तु में हम अध्ययन करते हैं। तो किन्स के अनुसार अर्थशास्त्र की 5 विषय वस्तु होती हैं। इन 5 विषय वस्तु को हम अभी यहाँ पर डिटेल से पढ़ेंगे। तो अर्थशास्त्र की पहली विषय वस्तु है उपभोक्ता। उपभोक्ता अर्थशास्त्र में बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि किसी भी वस्तु का हम उत्पादन करते हैं तो उत्पादन से हमको क्या होगा, उत्पादन करने से हम उत्पादन तब करेंगे जब उसके उपभोक्ता होंगे, उपभोग करने वाले होंगे। अगर हम किसी वस्तु को बनाएंगे और उसका कोई खरीदने वाला नहीं होगा, उपभोग करने वाला नहीं होगा, तो उस वस्तु का उत्पादन व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण अर्थशास्त्र की विषय वस्तु में उपभोक्ता महत्वपूर्ण है। उपभोक्ता के ही द्वारा ही उत्पादित वस्तु का उपभोग किया जाता है। अगर उपभोक्ता ही ना हो तो उत्पादन का कोई मतलब नहीं रहता। उसके बाद होता है उत्पादन। उपभोक्ता के उत्पादन का अर्थ क्या होता है? उत्पादन का अर्थ होता है मनुष्य द्वारा वस्तु मूल्य वृद्धि अथवा विनिमय साध्यता में वृद्धि। तो उत्पादन क्या होता है? उत्पादन के लिए हमको क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल कर सकती है? उत्पादन के साधन में आप देखेंगे उसमें होता है भूमि। उत्पादन कहाँ पर होगा? भूमि चाहिए, उसके लिए जमीन चाहिए। अगर कोई चीज़ आपको उत्पादन करेंगे, कोई फैक्ट्री बनाएंगे, तो फैक्ट्री कहाँ पर होगा? भूमि पे होगा, या कोई भवन पर होगा। उसमें हमको पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी उत्पादन के लिए। बिना पैसे के, बिना पूंजी के हम उत्पादन नहीं कर सकते हैं। और हमको श्रम भी जरूरत पड़ेगा। श्रम के बिना भी, अगर आपके पास मशीन है और मशीन को चलाने वाले व्यक्ति नहीं हैं, तो आप उत्पादन कर सकते हो? नहीं कर सकते हैं। तो उत्पादन के लिए श्रम की आवश्यकता होगी। और साहस मतलब उत्पादन कौन करेगा? कोई व्यापारी, है ना, कोई उसको साहस करने वाला साहसी व्यक्ति या उद्योगपति जो उत्पादन करने के लिए कोई व्यापार को करेगा, उद्योग को करेगा, तो उसके लिए एक साहस की जरूरत होती है। हर व्यक्ति साहस नहीं कर सकता। और उसके बाद संगठन, उसको एक चलाने वाला संगठित होना चाहिए, एक प्रबंधक होना चाहिए। तो उत्पादन की ये 5 जो है महत्वपूर्ण बातें हैं। इसके बाद है विनिमय। विनिमय क्या होता है? जब किसी एक वस्तु या सेवा के बदले दूसरी वस्तु या सेवा का लेन देन होता है, उसे विनिमय कहते हैं। तो विनिमय बहुत जरूरी है। अगर हम कोई चीज़ बेचते हैं तो सामने वाला उस वस्तु को खरीदता है, उसके बदले हमें धन देता है। तो ये अर्थशास्त्र की विषय वस्तु में विनिमय बहुत जरूरी है। उसके बाद होता है वितरण। वितरण क्या है? वितरण मतलब जैसे उत्पादन में हम पूंजी लगाते हैं, श्रम लगाते हैं, भूमि लगाते हैं, इन सब चीज़ों को हम वितरण करते हैं। जो हमको पैसा मिलता है, जो हमें आय होता है, उसका वितरण किस प्रकार से किया जाए। जैसे कि कोई भूमि है तो भूमिपति को हम उसको क्या देंगे? उसको भूमि के उपयोग के बदले उसको पैसा देंगे। पूंजीपति को हम ब्याज देंगे, जो हम पूंजी लेंगे उसका हम ब्याज देंगे। श्रमिक को हम क्या करेंगे? वेतन देंगे। और साहस जो है, जो साहसी व्यक्ति होता है, जो व्यापारी होता है, जो उद्यमी होता है, उसको लाभ लेगा। और जो संगठन करता है या प्रबंधक होता है, उसको हम क्या करते हैं? उसको हम देते हैं वेतन। इस प्रकार से हम जो धन उत्पादन करते हैं उसको कैसे वितरण किया जाए, इसमें किसको कितना, श्रमिक को कितना दिया जाए, इन सब चीज़ों को जो अध्ययन करते हैं, ये भी अर्थशास्त्र की विषय वस्तु होती है। उसके बाद सार्वजनिक वित्त। ये क्या होता है? अर्थव्यवस्था की कुशल व्यवस्था के लिए सरकार द्वारा जिन भी क्रियाओं को किया जाता है उसे हम सरकारी बजट बनाना, जैसे सरकारी बजट बनाना, सार्वजनिक आय व्यय का लेखा रखना, ये सब सार्वजनिक वित्त। मतलब सार्वजनिक मतलब जो सार्वजनिक तरीके से या सरकार के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसको हम सार्वजनिक वित्त प्रणाली कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था। सबसे पहले आप अर्थव्यवस्था को समझने के लिए, इकोनॉमी क्या होती है, अर्थव्यवस्था का अर्थ को समझिए।
इसके अंतर्गत व्यक्ति उत्पादन, विनिमय तथा वितरण प्रक्रिया के मध्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आजीविका अर्जित करता है। कोई व्यक्ति को इन सब चीज़ों से, जैसे उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, इनके बीच अपनी आजीविका अर्जित करने के लिए वो काम करता है। तो जो व्यक्ति अर्थव्यवस्था में कुछ भी काम करे, जैसे कोई मजदूर है, मजदूरी करता है अपनी आजीविका प्राप्त करने के लिए, वो एक अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। ठीक है। अर्थव्यवस्था की परिभाषा प्रोफेसर ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जो लोगों को जीविका प्रदान करती है। मतलब जो व्यक्ति, जैसे मैं हूँ, मैं आप एक शिक्षक हूँ, तो मैं आपको एक अपनी शिक्षा के माध्यम से शिक्षा दे करके मुझे सरकार कुछ पैसा देती है अपनी आजीविका के लिए, तो मैं एक प्रकार से अर्थव्यवस्था में अपना हिस्सा प्रदान कर रहा हूँ, एक प्रकार से अपनी आजीविका को चलाने के लिए। उसी प्रकार हर व्यक्ति अपनी अपनी आजीविका चलाने के लिए अर्थव्यवस्था में क्या करता है, कुछ ना कुछ योगदान देता है। उस योगदान के बदले उसको जो धन प्राप्त होता है वही अर्थव्यवस्था की विषय वस्तु है। तो अर्थव्यवस्था के प्रकार को हम इसमें आगे समझेंगे। अर्थव्यवस्था के प्रकार, सबसे पहला है साधारण अर्थव्यवस्था। इसमें उत्पादन सरल श्रम विभाजन पर आधारित होता है। इसमें साधारण सा, जैसे कोई व्यक्ति जो काम करता है उसको हम उसके आधार पर उसको पैसा देते हैं, एक प्रकार से साधारण अर्थव्यवस्था कहलाता है। इसमें उत्पादन का सरल श्रम विभाजन किया जाता है कि जो व्यक्ति जिस तरीके का काम करेगा उसको उस तरीके से हम अर्थव्यवस्था में पैसा देंगे। जटिल अर्थव्यवस्था, यह अर्थव्यवस्था बड़े पैमाने पर आधारित होता है। इसमें श्रम विभाजन होता है। मतलब जब जटिल तरीके से बड़े पैमाने पर कोई अगर हम अर्थव्यवस्था करते हैं या आर्थिक क्रिया करते हैं, उसे जटिल अर्थव्यवस्था वाले अर्थव्यवस्था कहते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है? इन अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं में निजी स्वामित्व व सरकारी हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं होता। मतलब इसमें केवल व्यक्ति जो पूंजीपति हैं, पूंजीगत जो अपना कार्य करते हैं, जिसमें पूरा पैसा एक पूंजी व्यक्ति, एक अलग व्यक्ति लगाता है जो पूंजीपति होता है। इसमें सरकार का हस्तक्षेप बहुत कम या नहीं के बराबर होता है। और समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है? इसमें जो होते हैं उत्पादन के साधन का राज्य स्वामित्व होता है। मतलब जो सरकार द्वारा चलाया जाता है वो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है। एक होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है? जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी, मतलब सरकार भी और निजी भी, दोनों के समरूपता से जो चलने वाली अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। बाजार अर्थव्यवस्था, ऐसी अर्थव्यवस्था का नियंत्रण, प्रबंध तथा निर्धारण बाजार की शक्तियों, मतलब जिस पर डायरेक्ट बाजार का, प्रत्यक्ष रूप से बाजार का प्रभाव पड़ता है, इसको, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को बाजारवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। बंद अर्थव्यवस्था, जिस अर्थव्यवस्था का अन्य देशों के साथ आर्थिक संबंध नहीं होता। अगर किसी भी देश से उसका आर्थिक संबंध नहीं होता, वो केवल अपने ही देश में वो अपने अर्थव्यवस्था को बनाती है, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। खुली अर्थव्यवस्था, जिस अर्थव्यवस्था का अन्य देशों के साथ आर्थिक संबंध होता है। अगर जिसका आर्थिक संबंध और देशों से होता है वो खुली अर्थव्यवस्था होती है। अगर किसी देश का आर्थिक अर्थव्यवस्था किसी भी देश से बिल्कुल नहीं होता, वो होता है बंद अर्थव्यवस्था। इस प्रकार हमने इसमें अर्थव्यवस्था के प्रकार में साधारण अर्थव्यवस्था, साधारण अर्थव्यवस्था जैसे मैंने आपको बताया कि सरल श्रम प्रभावित होता है। इसमें जटिल अर्थव्यवस्था में जटिलता लिए होता है। पूंजीवादी में किसी पूंजीपति का ही स्वामित्व होता है, उसमें एक व्यक्ति का ही, एक पूंजीपति का ही उसमें बोलबाला होता है, उसमें उसकी पूंजी लगाई जाती है। और समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार द्वारा या उसमें सरकार का ही हिस्सेदारी होता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी और समाजवादी दोनों को मिश्रित रूप से हम अर्थव्यवस्था में करते हैं। और बाजार अर्थव्यवस्था में क्या होता है? तो इसमें नियंत्रण, प्रबंधन तथा निर्धारण बाजार की शक्तियों, मतलब बाजार के द्वारा चलता है कि किसका पैसे का, किसी का वस्तु का मूल्य कितना होगा, वो बाजार की शक्तियों से केंद्रित होता है। जैसे कि हम अगर किसी चीज़ का मूल्य बढ़ा देंगे तो वो हमारा बिकना बंद हो जाएगा, माल दूसरे दुकान से वो लोग शुरू कर देंगे। तो हमको बाजार को देख करके अपने मूल्य को स्थायित्व करना पड़ता है। तो ये बाजारवादी अर्थव्यवस्था में बाजार का प्रभाव पड़ता है। बंद अर्थव्यवस्था मतलब किसी एक देश में ही अर्थव्यवस्था होती है। और खुली अर्थव्यवस्था जिसमें विदेशों में से भी हम अपने जो आर्थिक संबंध रखते हैं खुले रखते हैं। इस प्रकार से ये कुल 8 इसके अर्थव्यवस्था के प्रकार हैं। उसके बाद आइए अब पढ़ते हैं अर्थव्यवस्था की
केंद्रीय समस्या। अर्थव्यवस्था केंद्रीय समस्या क्या होती है? सीमित साधनों के वैकल्पिक उपयोग में चयन की समस्या को अर्थव्यवस्था की समस्या, केंद्रीय समस्या कहते हैं। सीमित संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग में चयन की समस्या को अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कहते हैं। मतलब कि हमको चुनाव करना पड़ता है कि हमें अर्थव्यवस्था में किस चीज को उत्पादन किया जाए। इसमें 3 महत्वपूर्ण बातें हैं, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले केंद्रीय समस्या में होता है क्या उत्पादन किया जाए। तो क्या उत्पादन किया जाए मतलब प्रत्येक अर्थव्यवस्था को यह चुनाव करना पड़ता है कि अपने सीमित संसाधन से किन किन वस्तुओं को उत्पादन कितनी मात्रा में किया जाए। भाई अगर कोई अर्थव्यवस्था में कोई उद्योगपति है, वो हर चीज का उत्पादन नहीं कर सकता। एक उद्योगपति केवल एक चीज का उत्पादन कर सकता है और वो भी एक निश्चित मात्रा में। तो उसको क्या उत्पादन करे कि वो उसको बेच सके और उससे लाभ कमा सके, अर्थव्यवस्था में अपने वस्तुओं को बेच सके। तो इसमें उसको चयन करना पड़ता है कि क्या उत्पादन किया जाए, कि उसको वो कोई चावल, गेहूं, कपड़ा आदि का वस्तु को उत्पादन करे या फिर मशीन का उत्पादन करे। तो ये इनमें सबसे पहला है किन संभावित वस्तु को उत्पादन करे, कि वो कोई ऐसा चीज उत्पादन करे जिसमें वो चावल हो, गेहूं हो, कपड़ा हो, जैसे वस्तु उपभोक्ता की वस्तु, या पूंजीगत वस्तु को उत्पादन करे जैसे कि मशीन, उपकरण आदि। तो इसमें उसको चयन करना होता है कि क्या उत्पादन किया जाए। उसके बाद कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसका मात्रा भी, अगर मान लो बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन कर लेगा तो उसको बेचेगा कहाँ। जैसे आपको मैं एक उदाहरण बता दूं कि अगर छत्तीसगढ़ में मान लो 12वीं की कक्षा में इस साल 10 लाख विद्यार्थी हैं, तो कोई जो पुस्तक उत्पादक है, पुस्तक विक्रेता है, वो अपना उत्पादन पुस्तक कितना करेगा? 15 लाख करेगा, 20 लाख करेगा? नहीं। उसको मालूम है इस साल केवल 10 लाख विद्यार्थी है, तो वो 7-8 लाख तक उत्पादन कर सकता है, क्योंकि उसको मालूम है और कॉम्पिटिटर भी है और भी प्रकाशक भी है जो उन पुस्तकों को उत्पादन करेगा। जरूरी नहीं है कि वही पुस्तक हर बच्चा 12वीं का ले। तो उसमें कितना उत्पादन किया जाए, ये महत्वपूर्ण है। तो क्या उत्पादन किया जाए में किन संभावित वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, ये दूसरा महत्वपूर्ण है अर्थव्यवस्था केंद्रीय समस्या में। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कैसे उत्पादन किया जाए। मतलब श्रम प्रधान तकनीक, मतलब केवल श्रमिकों के द्वारा, उसमें पूंजी कम और श्रमिक ज़्यादा होने चाहिए। तो ये होता है श्रम प्रधान तकनीक। मतलब कि हम श्रमिकों के द्वारा, हम अपने मजदूरों के द्वारा मजदूर प्रधान या श्रमिक प्रधान तकनीक अपनाएंगे। हम पूंजी कम लगाएंगे और मशीन कम लगाएंगे और श्रमिक ज़्यादा बढ़ाएंगे। या फिर पूंजी प्रधान तकनीक। पूंजी प्रधान तकनीक क्या होता है कि पूंजी प्रधान तकनीक में होता है जिसमें पूंजी की अधिक मात्रा होती है और श्रम का उपयोग कम होता है, जिसमें हम पूंजी बढ़ाएंगे और श्रमिकों को कम करेंगे, श्रम को कम करेंगे। और श्रमिक प्रधान में क्या होता है, श्रमिक ज़्यादा रहेंगे, पूंजी कम रहेंगे। इन दोनों में से जो हम उसमें चयन करते हैं तो वो हमारा कैसे उत्पादन किया जाए इस टॉपिक के अंतर्गत आता है। तीसरा है किसके लिए उत्पादन किया जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहला इसके अंतर्गत आता है व्यक्तिगत वितरण। राष्ट्रीय आय का विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों के बीच किस प्रकार वितरण किया जाए। मतलब हम जो भी हम उसमें उत्पादन करते हैं, उस उत्पादन से जो हमें प्राप्त होता है, हमको आय होता है, उसका किस प्रकार से हम वितरण किया जाए। पूंजीपति को कितना दे, है ना, और श्रमिकों को कितना दे, साहसी को कितना दे, प्रबंधक को कितना दे, किस प्रकार से उनको वितरण किया जाए, इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं। फिर क्रियात्मक वितरण में क्या होता है कि देश के कुल राष्ट्रीय उत्पादन में विभिन्न उत्पादन के साधनों का निर्धारण कैसे करें। इसमें हम क्रियात्मक में क्या करते हैं, कुल राष्ट्रीय आय में विभिन्न उत्पादों के साधनों का निर्धारण करते हैं। ठीक है भाई।